नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं बांग्लादेश के बदलते हुए सियासत पर। वहाँ हुए चुनावों की कवरेज हमने ढाका जाकर की थी और उसकी सराहना भी आप लोग कर रहे हैं, जिसके लिए शुक्रिया। बांग्लादेश में अब नई सरकार बन चुकी है। तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं। मंगलवार को इस शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने न्योता भेजा था दक्षिण एशिया के कई नेताओं को, जिसमें से बहुत सारे नेताओं ने शिरकत की। प्रधानमंत्री स्तर पर नहीं, लेकिन मिनिस्टेरियल लेवल पर भारत से लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला और हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री, ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और तारिक रहमान के साथ जो शपथ दी गई है वो एक 50 सदस्यीय कैबिनेट को। हालांकि इस कैबिनेट में किसको क्या इस वक्त ड्यूटीज़ मिल रहे हैं वो अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है। लेकिन इस व्लॉग में मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि बांग्लादेश का जहां जिक्र होता है तो भारत में सवाल ये पूछा जाता है कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत क्या है। और आपको पता है कि वो लगातार एक राजनीति का विषय यहाँ पर बना हुआ है, जिसको लेकर यहाँ पर जो कट्टर हिंदू संगठन हैं वो रह रहकर सड़कों पर निकल जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। और हमारे यहाँ भाषा को वेपनाइज किया जा रहा है। जब इंडियन मुस्लिम्स को डिमोनाइज करने की बात आती है, उनको बांग्लादेशी कहा जाता है, इलीगल इमिग्रेंट कह दिया जाता है। इस ब्लॉग में मैं थोड़े से सिर्फ आपको बता दूं अपडेट्स कि आखिरकार इन चुनावों के बाद क्या है सूरत हाल बांग्लादेशी हिंदुओं की, क्योंकि वहाँ बीएनपी की सरकार लगभग 30 साल बाद जिस तरीके से एक पुरुष प्रधानमंत्री वहाँ पर हुए हैं और 2006 के बाद पहली बार बीएनपी जो है वो सत्ता में लौटी है। उनके सामने है जमात इस्लामी, जो कि कट्टर इस्लामी पार्टी है, और जमात इस्लामी के 11 दलों का एक गठजोड़ है, जिसमें छात्र आंदोलन से जन्मा हुआ एनसीपी भी शामिल है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नाहिद इस्लाम। तो बीएनपी को जो 299 सीटों पर चुनाव हुए थे 12 फरवरी को, 350 सीट हैं वहाँ की जातीय संसद या संसद में। 300 सीटों पर चुनाव होते हैं, 50 सीटें नामांकित होते हैं। इन सीटों में बीएनपी को 299 में 209 सीटें हासिल हुई। उनके सहयोगी दलों को 3 और सीटें मिली, तो बीएनपी प्लस को 212 सीटें मिले हैं वहाँ के संसद में। और जो विपक्ष है, आप जमात की अगर हम बात करें तो उनका बेस्ट एवर परफॉर्मेंस हुआ है। सब कुछ मिलाकर 70 सीटें हैं उनकी। और इस पार्लियामेंट में अवामी लीग के कोई सांसद नहीं है, क्योंकि अवामी लीग को अनुमति नहीं दी गई थी इन चुनावों को लड़ने के लिए। उनकी जो नेता हैं शेख हसीना, वो भारत में निर्वासन में है। देखिए, बांग्लादेश में जहाँ तक हिंदुओं की जनसंख्या का सवाल है, जो बांग्लादेश की आबादी है लगभग 17 करोड़ की, जिसमें से कि 13 करोड़ लोग रजिस्टर्ड वोटर्स थे इन चुनावों में, और लगभग 60% की वोटिंग हुई थी इन चुनावों में। हिंदूज की जो संख्या है वो लगभग 8% है उनके जनसंख्या की। कुल मिलाकर जो अल्पसंख्यक है, जिसमें बौद्ध धर्म के भी हैं, दूसरे कुछ धर्म के भी हैं, इनकी मिलाकर कुल मिलाकर 10% जो है जनसंख्या है, जिनमें से 8% हिंदू हैं। और प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने, जिन्होंने कि तारिक रहमान को ओथ दिलवाई, उस कैबिनेट में एक हिंदू चेहरा भी है जो कि अब वहाँ पे मंत्री बने हैं। उनके बारे में आपको बता देती हूँ मैं, लेकिन उसके पहले आपको ये भी बता दूँ कि सुबह सांसदों को जो शपथ ग्रहण करवाई थी वो बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMN नासिरुद्दीन साहब ने दिलवाई थी। तो इस बार के जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें कुल मिलाकर 4 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो संसद में शामिल हुए हैं। इनमें से 2 हिंदू हैं, एक है गौएश्वर चंद्र रॉय और दूसरे हैं निताई रॉय चौधरी। ये दोनों ही बीएनपी की टिकट पर चुनाव जीतकर आए हैं संसद में। हालांकि बहुत से न्यूज़ चैनलों में आप देखेंगे कि 3 हिंदू कैंडिडेट्स की बात की जा रही है। तो 2 तो आपके हिंदू हो गए, गौएश्वर चंद्र रॉय और एक निताई रॉय चौधरी। गौएश्वर चंद्र राय कौन है? ये बीएनपी की जो उनकी सबसे जो सर्वोच्च पॉलिसी मेकिंग जो उनकी बॉडी है, जिसको स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, उसके सदस्य हैं। और निताई राय चौधरी, इनको कैबिनेट में जगह दी गई है, इनको मंत्रालय दिया गया है। निताई राय चौधरी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। ये दरअसल मागुरा से आते हैं और बीएनपी के जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, उनमें से एक हैं। ये एक सीनियर, एक वरिष्ठ एडवाइज़र हैं, सलाहकार हैं पार्टी के, और एक लीडिंग स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं पार्टी के। काफ़ी वक्त से ये सियासत में रहे हैं। गौएश्वर और निताई दोनों ने ही जमात के जो उनके सामने प्रतिद्वंदी खड़े थे उनको चुनावों में हराया है। निताई राव चौधरी की जो राजनीतिक जीवन की जो यात्रा है उसकी शुरुआत हुई थी उनके स्टूडेंट्स के दिनों में, जब वो छात्र यूनियन के सदस्य थे। और उसके बाद वो मागुरा 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से 1988 में 1988 में पहली दफ़ा वो
सांसद चुने गए थे, तब वो जातीय पार्टी के साथ में थे। और इनफैक्ट जनरल इरशाद के टाइम में, उनकी सरकार में, ये स्पोर्ट्स और यूथ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 1990 में छोटा सा पीरियड था। और जब जनरल इरशाद की जब सरकार गिरी, बीएनपी की सरकार आई, बेगम खालिदा जिया जो स्वर्गीय नेता हैं, उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, उन्होंने वो ओपोनेंट बनी थी जनरल इरशाद की। तो उसके बाद निताई राव चौधरी ने बीएनपी का हाथ थामा और धीरे धीरे पार्टी के अंदर जो है उनका प्रमोशन होने लगा, उन्होंने अपनी जगह बनाई। वो एक एडवोकेट भी है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में। तो उनकी जो इंडक्शन है वो एक इम्पॉर्टेंट मैसेजिंग है, एक ऐसे वक्त में जब लोगों को लग रहा था कि अगर जमात की सरकार बन जाती है तो आखिर माइनॉरिटीज़ और अल्पसंख्यकों का क्या होगा। देखिए, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि वो लोग जानबूझकर माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैंने जमात के चीफ जब आमिर से, उनकी जो एमिर हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान, उनसे हम लोगों ने चुनावों के पहले जब ये सवाल पूछा था तो उन्होंने साफ साफ कहता कि बांग्लादेश में कोई माइनॉरिटी नहीं होता है, सब इक्वल सिटीजन्स होते हैं, सबका बराबरी का हक है। कहने की बात है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के खिलाफ वहाँ पर हमलों की जो बात है, उनके खिलाफ अटैक्स की बात है, हत्या की बात है, ये कोई नई बातें नहीं है। वो बहुत एक ध्रुवीकरण हमेशा से रहा है, फॉल्ट लाइंस रही हैं। लेकिन परंपरागत रूप से जो अल्पसंख्यक थे वो आवामी लीग के वोटर्स थे, क्योंकि पूरे की पूरी जो बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई थी, अगर उसके आप इतिहास में ही जाए तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो केंद्रीय बिंदु थे वो थे भाषा की लड़ाई, वो थे संस्कृति की लड़ाई, उर्दू इम्पोजिशन के खिलाफ लड़ाई जो वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था तब के ईस्ट पाकिस्तान में। और इन सब के खिलाफ चूंकि इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, तो जो बंगाली हिंदूज़ हैं, जो बंगाली मुसलमान हैं, जो सांस्कृतिक रूप से खुद को वेस्ट पाकिस्तान से अलग समझते थे, उनके उर्दू भाषा से अलग समझते थे, तो ये लोग ट्रेडिशनली अवामी लीग के साथ ही रहे। और इन चुनावों में जब हम बांग्लादेशी हिंदुओं से बात कर रहे थे, ढाका में जाकर ढाकेश्वरी मंदिर में कुछ नुमाइंदों से भी बात कर रहे थे, उन लोगों को लग रहा था कि बड़ी असमंजस की स्थिति है। एक तरफ बीएनपी है, उनका भी एक विवादित जो है इतिहास रहा है, दूसरी ओर जमात इस्लामी है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शायद हम वोट ही ना डालें, लेकिन ये डर सता रहा था कि अगर वोट ना डालें तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वोट को हाईजैक कर लिया जाए, वो जमात के लिए डाल दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि चलिए ठीक है, अवामी लीग नहीं है इन चुनावों में, ये हकीकत है, इसको स्वीकारना होगा। तो हमने देखा कि बहुत सारा वोट शिफ्ट हुआ है। जो अवामी लीग के ट्रेडिशनल वोटर्स थे वो अब बीएनपी में जो हैं जा चुके हैं। अगर आप देखें, जैसे बहुत सारे पुराने टर्फ्स हैं जो अवामी लीग के साथ थे। गोपालगंज की जो सीटें थी, जिसमें से कि शेख हसीना वो 1991 से जीत रही थी, 7 बार वहाँ से उनको जो है जीत कर भेजा गया था चुनावों में, संसद में। वो वाली सीट भी जो है वो शिफ्ट हो गई, आपके करीब करीब वो बीएनपी को चली गई। वहाँ पर बीएनपी ने जमात और एनसीपी के जो कैंडिडेट्स थे उनको हरा दिया। तो गोएश्वर और निताई के साथ 2 और अल्पसंख्यक चेहरे हैं जिनको जीत हासिल हुई इन चुनावों में। एक हैं साचिंग प्रू, वो भी सीनियर बीएनपी लीडर हैं और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। ये जो मारमा एक एथनिक कम्युनिटी होती है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आपकी जो एक साउथ ईस्टर्न, यानी कि आप अगर दक्षिण पूर्वी आप हिल डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, जो बंदरबन का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये चुने गए हैं। और चौथे शख्स जो संसद में हैं वो हैं माइनॉरिटी कैंडिडेट जो कि दीपेन दीवान हैं। ये भी बुद्धिस्ट मेजॉरिटी वाले चकमा की जो एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है उसको बिलोंग करते हैं, लेकिन इनको बहुत सारे अखबार और पब्लिकेशंस रेफर कर रहे हैं बतौर एक हिंदू के तौर पर। ये रंगमाली हिल डिस्ट्रिक्ट से इनका नाता है। तो ये 4 लोग जो हैं वो जीत कर आए हैं। और बांग्लादेश में इसके पहले ज़्यादा संख्या थी निश्चित रूप से, अगर हम हिंदू सांसदों की बात करें। 2024 में जब चुनाव जीत कर आए थे तो उसमें 17 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जीत कर आए थे, जिनमें से ज़्यादातर अवामी लीग के साथ थे। इस बार कुल मिलाकर जो है 79 कैंडिडेट्स थे अल्पसंख्यक समुदाय के जिन्होंने चुनावों में हिस्सा लिया। और उन रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में से 10 औरतें भी थीं। 67 जो हैं वो 22 पॉलिटिकल पार्टी से नॉमिनेट हुए थे। 12 एज निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे। बीएनपी ने 6 उम्मीदवारों को उतारा था
जमात ने एक उम्मीदवार को उतारा जो कि बिजनेसमैन है खुलना से, कृष्णा अधिकारी, लेकिन वो इन चुनावों में हार गए, उनको हार का सामना करना पड़ा है। कृष्णा नंदी थे और ये जो दक्षिण आपकी पश्चिमी कॉन्स्टिट्यूंसी है खुलना से, तो यहाँ पर बीएनपी के कैंडिडेट की जीत हुई थी। तो एक कोशिश है मैसेजिंग की दिखाने की कि हम अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलेंगे, और जो निताई रॉय चौधरी है उनके ऊपर शायद जिम्मेदारी होगी कि कैसे संस्कृति भाषा को बनाए रखे, उसको आगे लेकर चलें। इस बाबत बयान देते रहे हैं तारिक रहमान चुनावों के दौरान। वो कह रहे हैं कि हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, बंगाली कल्चर से जुड़े हुए जो हैं हम लोगों के तमाम प्रोग्राम्स हों, जो अच्छी बात है क्योंकि जब जन आंदोलन हुआ 2024 में, जेनजी प्रोटेस्ट्स हुए और शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद में, और उस दौरान बहुत हिंसात्मक खबरों के बारे में जानकारी आई। जो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है बुद्धिस्ट, हिंदू बुद्धिस्ट यूनिटी काउंसिल, उन लोगों ने कहा कि 2000 से ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जहाँ अल्पसंख्यकों के घर या तो आगजनी हुई, उनको मारा गया, पीटा गया, जलाया गया। 5 हिंदुओं के मारे जाने की खबर थी। और इसमें सरकार ने कहा, यूनुस सरकार जिनकी अंतरिम सरकार थी, उन्होंने कहा कि देखिए ये कुछ मामले ऐसे हैं जो दरअसल लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हैं, कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर राजनीतिक मतभेद की वजह से ये हमले हुए हैं। इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये हिंदू हैं, पर क्योंकि जो वो अवामी लीग के सपोर्टर्स थे, और कुछ मामले जो हैं वो पर्सनल वेंजेंस के थे। तो खैर, जब भारत इन मसलों को उठाता है, यहाँ पर एक बीजेपी की सरकार है जो बहुत ज़ोर शोर से उठाती है। थोड़ा सा हमें अपने अंदर झाँक कर भी देखना होगा कि यहाँ हम जब चाहते हैं कि बांग्लादेश के संसद में ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक बैठे, आज अपने देश में मुसलमानों की क्या हालत है। मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स, उनके घर बुलडोज हो जाना, उनके साथ में जिस तरह का सेकंड क्लास सिटीजन का व्यवहार हो रहा है, तो भारत की एक जो नैतिक पोजीशन है दूसरों को समनाइज करने की, वो कमज़ोर हो जाती है। अगर आप बीजेपी को देखें, पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी समेत एनडीए के घटक दलों ने आखिर कितने मुसलमानों को टिकट दिया। भारत में मुसलमानों की प्रतिशत तो 14.2% है हमारी इंडियन पॉपुलेशन की, तो बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन 541 उम्मीदवारों में से एनडीए में जो टिकट दिए गए थे 2024 के लोकसभा चुनावों में, बीजेपी की भी बात नहीं कर रही हूँ मैं, एनडीए में सिर्फ 4 थे जो मुस्लिम्स थे। और इंडिया कोalition के भी जो कुल मिलाकर टिकट्स दिए गए थे उसमें से 50 मुसलमानों को टिकट दिया गया था। तो बीजेपी की आज की तारीख में जो है संसद में एक भी कोई मुसलमान सांसद नहीं है। आप सोचिए कि ये कितना टेलिंग कमेंट्री है भारत जैसे लोकतंत्र पर। और अगर हम दूसरों को हम बताना चाहते हैं कि आप अपने अल्पसंख्यकों को समानता के अधिकार दीजिए, उनको सुरक्षित रखिए, तो हमें अपने गिरबान में भी झांकना होगा और हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। फिलहाल यही कुछ बातें थी आपके साथ रखने के लिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।